हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जेनेटिक्स का पार्ट 1 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉज ऑफ मेंडल के बारे में, और उनमें से कौन से पहले दोनों लॉज जो थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड थे, और थर्ड लॉ जो था वो आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था। अब जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उस ड्यूरेशन में मेंडल साइटोलॉजी के बारे में नहीं जानते थे, बहुत डीप सेल्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। तो उनको कैसे पता चला कि ये जो जीनोटाइप्स थे वो कैसे उन्होंने पता लगाया था, उसके बारे में कुछ टर्म्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैक क्रॉस, इसके बाद टेस्ट क्रॉस एंड देन रेसिप्रोकल क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने कराया तो पेरेंट 1 जो थे हमने होमोजाइगस प्योर लिए थे, पेरेंट 2 जो थे वो भी होमोजाइगस प्योर थे लेकिन रिसेसिव थे। जब इनके बीच में क्रॉसिंग कराया तो F1 जनरेशन में हमको हेट्रोजाइगस प्लांट मिले जिसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट था और ये इसीलिए सारे प्लांट टॉल हुए। तो जब हम F1 प्रोजेनी को या तो पेरेंट 1 से या पेरेंट 2 के साथ क्रॉस कराते हैं, दैट इज नोन एज बैक क्रॉस। F1 प्रोजेनी में पेरेंट 1 या तो होमोजाइगस टॉल से या होमोजाइगस रिसेसिव से जब हम उसको F1 प्रोजेनी को क्रॉस कराते हैं, मींस हाइब्रिड टॉल को हम क्रॉस कराते हैं, देन द क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस। अब जब इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी F1 प्रोजेनी थी, कैपिटल टी होमोजाइगस पेरेंट 1 था, इनके बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में यहाँ पर हमको क्या मिला रिजल्ट? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी। मीन्स 100% प्लांट्स जो थे वो टॉल मिले, 100% प्लांट्स टॉल मिले। अभी उनको नहीं पता कि इनमें से कौन रिसेसिव कौन होमोजाइगस। इसके बाद इन्होंने इसी को F1 प्रोजेनी को वापस से रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंट 2 के साथ क्रॉस कराया जो रिसेसिव होमोजाइगस था, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। मीन्स 50% प्लांट्स टॉल मिले और 50% प्लांट्स ड्वार्फ मिले। मीन्स जब हम रिसेसिव प्रोजेनी के साथ में उसको क्रॉस कराते हैं तो जो जनरेशन आती है नेक्स्ट उसमें 50% टॉल और 50% ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं। मीन्स ये जो प्रोजेनी थी ये प्योर नहीं थी, ये हाइब्रिड थी। अभी तक नहीं मालूम था, अगर ये प्योर होती तो प्योर के साथ क्रॉस करने पर सारे ही प्लांट्स टॉल मिलते, उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी टॉल ही मिलती। तो ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ बल्कि कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड वाले प्लांट्स को या F1 प्रोजेनी वाले प्लांट्स को जब टॉलनेस वाले होमोजाइगस के साथ क्रॉस कराया तो सारे प्लांट्स हमको मिले, वो सारे टॉल थे। मीन्स यहाँ पर कोई भी रिसेसिव प्रोजेनी नहीं थी। लेकिन जब F1 वाली जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराया तो 50% टॉल और 50% ड्वार्फ प्लांट मिले। मीन्स F1 यहाँ जो F1 प्रोजेनी हमको मिली थी ये हाइब्रिड थी। अब क्योंकि हम इसको
रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो हमें एक टेस्ट का रिजल्ट मिलता है, इसलिए हम इस क्रॉस को टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। बैक क्रॉस का मतलब जब F1 प्रोजेनी को ईदर ऑफ द पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराया जाए, या तो होमोजाइगस टॉल के साथ या होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। लेकिन टेस्ट क्रॉस में जब F1 प्रोजेनी को केवल रिसेसिव पेरेंट के साथ ये टेस्ट करने के लिए क्रॉस कराया जाए कि F1 प्रोजेनी कैसी है, तो उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एंड फाइनली थर्ड वन इज रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है जब हमने पेरेंट 1 को एज अ मेल लिया था और पेरेंट 2 को एज अ फीमेल ट्रीट किया था, हम इसका वाइस वर्सा कर दें, पेरेंट 1 को एज अ फीमेल यूज़ करें और पेरेंट 2 को एज अ मेल यूज़ करें, तो क्या रिजल्ट में कोई फ़र्क आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। रिजल्ट्स एज इट इज रहते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ही मिलता है। मीन्स हाइब्रिड जो होते हैं वही आते हैं। इसका मतलब जब पेरेंट 1 को एज अ फीमेल यूज़ किया या पेरेंट 2 को एज अ मेल यूज़ किया, दैट क्रॉस इज नोन एज द रेसिप्रोकल क्रॉस। ये 3 तरीके के क्रॉसेस जिनके बेसिस पर मैंडल ने अपने जो रिजल्ट्स थे उनको प्रूव किया और उन्होंने जीन्स को फैक्टर का नाम दिया। अब बात करते हैं मैंडल के लॉज के जो कुछ डिफ्लेक्शन थे, मैंडल के लॉज से हटकर जो कुछ नियम थे, क्योंकि हर जगह मैंडल के नियम प्रूव नहीं हो पाते थे, तो मैंडल के जो नियमों से हट करते उनको हम जीन इंटरेक्शन कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शंस। इन जीन इंटरेक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन या एलिलिक भी कह सकते हैं इसको, एलिलिक जीन इंटरेक्शन। नंबर 2 इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन या नॉन एलिलिक इंट्रा एलिलिक। इंट्रा एलिलिक का मतलब होता है टू डिफरेंट अलील्स के बीच। इंटर एलिलिक का मतलब होता है एक ही एलील में विदिन अ एलील। इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शंस को हम फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके टाइप्स को हम लोग अलग अलग तरीके से स्टडी करेंगे। नंबर 1 इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नंबर 2 कोडोमिनेंस, number 3 lethal genes, and number 4 multiple allelism. इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन के लिए हम लोगों ने 4 टाइप से स्टडी करेंगे। पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नंबर 2 है कोडोमिनेंस, नंबर 3 है लीथल जीन्स एंड नंबर 4 है मल्टीपल एलिलिज्म। इन सबको डिटेल में विद एग्जांपल स्टडी करेंगे। सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट का मतलब जो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, अधूरी है। डोमिनेंस का मतलब प्रभावी होना। अभी तक हम लोगों ने मैंडल के लॉज के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि डोमिनेंट कैरेक्टर जब किन्हीं भी दो पेरेंट्स को क्रॉस कराया जाता है तो उसमें से एक कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देता है और दूसरा कैरेक्टर कहीं ना कहीं छिप जाता है। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई देता है उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो कैरेक्टर छिप जाता है उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट हुआ। कैसे हुआ? इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं मिराबिलिस जलापा, जिसको कॉमनली 9 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं, स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन के फ्लावर्स में एक फाउल होता है, उसमें भी देखा जाता है मिराबिलिस जलापा, जिसमें जो प्लांट 1 है इसके फ्लावर्स का कलर रेड होता है, होमोजाइगस रेड। मीन्स प्लांट 1 जो होगा उसका एलेलिक फॉर्म कैपिटल R कैपिटल R। प्लांट 2 ये व्हाइट फ्लावर्स वाले होते हैं, व्हाइट फ्लावर्स, ये भी होमोजाइगस हैं। जिनको स्मॉल r से डेजिग्नेट किया। ये फीमेल और ये मेल। जब इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ F1 जनरेशन में कैपिटल R एंड स्मॉल r बने। अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन लॉज या तो ये फ्लावर्स प्योर रेड होने चाहिए थे या फिर ये वाइट होने चाहिए थे, लेकिन ना तो ये रेड ही रहे ना ये वाइट ही रहे, बल्कि ये सारे फ्लावर्स F1 जनरेशन में जो मिले वो सब पिंक इन कलर थे। पिंक इन कलर मीन्स जो यहाँ पर रेड कलर का जीन होता है, रेड कलर जिस पिगमेंट के कारण होता है, वो पिगमेंट जब तक दोनों आर नहीं प्रेजेंट होंगे तब तक वो रेड कलर शो नहीं होगा। और जो आर होता है इस पर वो पिगमेंट बनता ही नहीं। जब ये बनता ही नहीं तो यहाँ पर एक आर यहाँ पर प्रेजेंट हुआ, उस आर में केवल आधे ही पिगमेंट्स बने थे और दूसरे आर ने उन पिगमेंट्स को बनने ही नहीं दिया, इसलिए कलर न तो रेड आया और न तो वाइट आया, बल्कि इनका इंटरमीडिएट कलर आया, दैट इज पिंक। और ये सारे हाइब्रिड थे। अब फर्स्ट जनरेशन में लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हुआ, तो इन्होंने इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ ब्रीडिंग कराया और F2 जनरेशन को देखा तो F2 जनरेशन में वही पुराने जैसा रिजल्ट, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। मीन्स ये जो 25% फ्लावर्स थे ये रेड इन कलर थे, ये जो 50% फ्लावर्स थे ये पिंक इन कलर थे, और ये जो लास्ट 25% फ्लावर्स थे ये फिर वाइट इन कलर थे। मीन्स जब भी कैपिटल R दोनों होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, जो पिगमेंट्स हैं R के वो पूरे तरीके से शो हो जाएंगे और दोबारा से रेड कलर उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर R दोनों में से कोई R प्रेजेंट नहीं है तो पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं होंगे और फ्लावर्स कैसे रह जाएंगे? वाइट रह जाएंगे। लेकिन जब इनका इंटरमीडिएट होगा, कैपिटल R और स्मॉल r दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, तो एक R तो पिगमेंट्स को बनाएगा लेकिन दूसरा R पिगमेंट को नहीं बनाएगा, जिसके कारण फ्लावर का कलर पिंक रह जाएगा।
अब यहाँ पर जो R है वो पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाता, इसलिए हम इस तरीके की डोमिनेंस को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। डोमिनेट तो हो रहा है, पिंक कलर शो कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, इसलिए इस तरीके की डोमिनेंस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:2:1 रहेगा। रेड, पिंक एंड वाइट। जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो हमेशा 1:2:1 रहेगा। नेक्स्ट इज कोडोमिनेंस। Now to codominance. कोडोमिनेंस का मतलब को मीन्स साथ साथ, सह प्रभाविता। सह प्रभाविता के लिए हम लोग सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं कैटल्स का। जैसे अभी तक हम लोग डोमिनेंट जीन की बात कर रहे थे कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, लेकिन यहाँ पर ये भी डोमिनेंट और ये भी डोमिनेंट, तो दोनों जब साथ साथ आएंगे तो दोनों ही डोमिनेंट कहलाएंगे। तब हम कंडीशन कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। इसमें हमने कैटल्स का एग्जाम्पल लिया, मवेशियों का एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर FP1 जनरेशन में पेरेंट 1, पेरेंट 2, मेल, फीमेल। ये जो पेरेंट 1 थे, इनकी जो कैटल थी उनका कलर था ब्राउन। रेड कोट वाले रेड कोट था। और P2 पेरेंट्स जो थे, इनके जो स्किन का कोट था वो वाइट इन कलर था, वाइट कोट। रेड कोट को हमने कैपिटल R से डेजिग्नेट किया, वाइट कोट को हमने स्मॉल r से डेजिग्नेट किया। ब्रीडिंग कराया, क्रॉस ब्रीडिंग कराने पर F1 जनरेशन में कैपिटल R, स्मॉल r। लेकिन ये जितने भी कैटल्स थे वो न तो रेड कोट वाले थे न वाइट कोट वाले थे, बल्कि इनके F1 जनरेशन में जितने भी कैटल्स बने वो सब चितकबरे थे, अगूटी थे। उन पर रेड एंड वाइट पैचेस बराबर बराबर मात्रा में थे। मीन्स न तो रेड कलर पूरी तरीके से डोमिनेट हो पा रहा था, न वाइट डोमिनेट हो पा रहा था, बल्कि दोनों साथ साथ डोमिनेट हो रहे थे। इसलिए इस तरीके के डोमिनेंस को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। जब इनका सेल्फ ब्रीडिंग कराया तो F2 जनरेशन में कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r एंड स्मॉल r, स्मॉल r। रेशियो वही 1:2:1 का था। कैपिटल R रेड कोट वाले थे, 50% मिक्स अगूटी थे, और स्मॉल r वाले वाइट कोट वाले थे। तो जहां पर दोनों ही एलील्स अपने आप को डोमिनेट शो करते हैं तो इस तरीके की डोमिनेंस को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज लीथल जीन्स। लीथल जीन्स, लीथल का मतलब होता है मारने वाला, जिसके प्रेजेंस की वजह से कुछ प्लांट्स में, कुछ एनिमल्स में कुछ ऐसे जीन्स को देखा गया जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं तो वो लिथैलिटी शो करते हैं उनके होने की वजह से
किसी भी जीव जंतु में जिसमें ये पाए जाते हैं उसकी डेथ हो जाती है। तो ये लीथल जीन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखा गया कॉमन माउस, घरेलू चूहों में, जिनमें पेरेंट पॉइंट जो था वो येलो कोट वाला था, येलो और हेट्रोजाइगस था। पेरेंट 2 जो था फीमेल, वो भी हेट्रोजाइगस था एंड येलो इन कलर था। जब इनको क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया F1 जनरेशन में, तो जो रिजल्ट्स मिले वो कुछ डिफरेंट थे। यहाँ पर रेशियो जो मिला था वो कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y। तो यहाँ जो रेशियो मिला था वो 2:1 का मिला। ये जो 1 था, ये जो 25% माउस थे, ये मिले ही नहीं, ये जिंदा ही नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि यहाँ पर जो Y जीन था, इसके Y जो अलील था, इसके ऊपर लिथैलिटी का जीन पाया जा रहा था, जो जब होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है तो वो अपने आप की लिथैलिटी शो करता है, और लिथैलिटी शो होने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो यहाँ रेशियो ये दोनों जो थे, ये हेट्रोजाइगस येलो रहे, येलो इन कलर, और 25% जो थे वो वाइट इन कलर। दो येलो हेट्रोजाइगस माउसेस की ब्रीड्स को जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में हमको रेशियो जो मिली थी वो केवल 2:1 मिली। मीन्स जो 1 रेशियो थी वो कहीं खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई वो? उन पर दोनों पर लिथैलिटी के जीन होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो गए। होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होने का मतलब उन्होंने लिथैलिटी शो किया, जिसकी वजह से माउस की डेथ हो गई, और केवल जो रेशियो मिली वो 2:1 की मिली, जिसमें 2 जो था वो येलो जीन येलो कोट वाले थे, और जो लास्ट था 25% वो वाइट कोट वाले थे। नेक्स्ट है मल्टीपल एलेलिज्म। नंबर 4, मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एनालिसिस। मल्टीपल एनालिसिस का मतलब, मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा। जब कहीं भी एक से ज़्यादा अलील्स किसी एक लक्षण के लिए, किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टीपल एनालिसिस। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल ह्यूमन ब्लड। अगर मान लीजिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके अंदर जो एलियंस होंगे वो IA। किसी दूसरे पर्सन का ब्लड ग्रुप बी, उसके एलियंस IB। जब इनका क्रॉस ब्रीडिंग हुआ तो F1 जनरेशन में IB। IA ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, IB बी ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ आ जाने पर एक तीसरा ब्लड ग्रुप बन जाता है, जिसको हम AB ब्लड ग्रुप कहते हैं। ब्लड ग्रुप ए होने के लिए एंटीजन ए का होना जरूरी है, ब्लड ग्रुप बी होने के लिए एंटीजन बी का होना जरूरी है,
लेकिन ब्लड ग्रुप ए भी होने के लिए ए का भी होना ज़रूरी है और बी का भी होना ज़रूरी है, और तब हम इस कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग जानते हैं 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी एंड ओ। जहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी ए होगी। ए बी है तो इसमें ए बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी कोई नहीं। और ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडीज ए एंड बी प्रेजेंट होती है। इन एंटीजेंस के बेसिस पर ही, क्योंकि सब सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं किसी भी क्रोमोसोम के, इसलिए इनके होने की वजह से अलग अलग ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसको हम मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। ये वाला एग्जाम्पल जो IA IB की क्रॉसिंग है, इसको हम कोडोमिनेंस में भी शो करते हैं, जहाँ पर A भी डोमिनेंट है, B भी डोमिनेंट है और दोनों जब साथ साथ आ जाते हैं तो उसको कोडोमिनेंस में कहा जाता है। मल्टीपल एलिलिज्म के लिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन एलिलिक एंड जीन इंटरेक्शंस के बारे में। वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन।